हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल समाजशास्त्र का जीएस गुर्जर का योगदान पढ़ रहे हैं, जो प्रथम यूनिट का पार्ट है। जीएस गुर्जर का आज हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। प्रथम में हमने जीवन चित्रण और उनकी प्रथम प्रमुख रचनाओं का अध्ययन किया था। दूसरी वाली में हमने जाति, वर्ग और व्यवसाय, जो उनकी प्रमुख रचना है, उसका अध्ययन किया था। आज हम तनाव, संघर्ष और एकीकरण, जो उनकी एक और प्रमुख रचना है, उसका अध्ययन करेंगे। तो जो तनाव, संघर्ष और एकीकरण वाली जो पुस्तक है, उसमें गोविंद सदाशिव घुरे ने कुल 14 अध्याय लिखे हैं। इन अध्यायों में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि 14 अध्यायों के अंतर्गत क्या क्या है। अब हम सीधे मुख्य बिंदु पर आते हैं कि तनाव, संघर्ष और एकीकरण के अंतर्गत उन्होंने जो है क्या स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि सामाजिक तनाव जो है सामाजिक जीवन की सार्वभौमिक घटना है। हंस मोरगेंथु का कहना था कि तनाव घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर देखा जा सकता है। तनाव संघर्ष का सूचक और परिणाम है। तनाव खुले संघर्ष की पूर्व स्थिति है, जिसमें हिंसा, गाली गलौज, अपशब्द, उग्र दलीलों आदि के बाद शत्रुता, विरोध, तोड़फोड़, असहयोग या मात्र चिड़चिड़ापन पाया जाता है। इस शताब्दी के जो तीसरे दशक के अंत तक तनाव पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी में तनाव पर चौथे दशक में लिखा, जिसे समाजशास्त्र का प्रथम कार्य कहा जा सकता है। R.H. मैकाइवर जो है, उन्होंने समाजशास्त्र की पुस्तक सोसाइटी में सजातीय और प्रजातीय समूह की चर्चा करते हुए अंतर समूह तनाव पर प्रकाश डाला। वे कहते हैं, उनके अनुसार, मैकाइवर के अनुसार जो है, समूह में परस्पर उच्च स्तर पर पूर्वाग्रह, तनाव, भेदभाव मिलता है। घुरे ने इन अवधारणाओं के इतिहास पर मतलब संक्षिप्त में बताते हुए स्पष्ट किया है कि भारत में 1860 में 1910 की अवधि में तनाव और तनाव को समाज के कुछ वर्गों में देखा जा सकता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन इसके वास्तविक उदाहरण हैं। घुरे ने तनाव की अवधारणा के संक्षिप्त इतिहास के बाद उसकी अतिसंबंध अवधारणाओं को विवेचन किया है। अवधारणाओं की परिभाषाएं उन्होंने जो बताई हैं वो निम्न हैं। पहला है तनाव की परिभाषा। घुरे ने स्पष्ट किया है कि तनाव की अवधारणा समाजशास्त्र में कैसे आई और इसका अर्थ क्या है। इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र में मूल रूप से तनाव की अवधारणा शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर क्रिया मनोविज्ञान से आई है। तनाव जीवों का एक गुण, क्षमता या लक्षण है। यह स्वायत्त तांत्रिक यंत्र के विभिन्न खंडों से उत्पन्न होता है। जब इनमें कोई एक क्रियाशील हो जाता है, तो तनाव अवस्था के निश्चित खंड में एकत्र हो जाता है और वह अशांति और अनियंत्रित क्रियाओं को उत्पन्न करता रहता है। घुरे ने लिखा है कि तनाव कोई अभिवृत्ति नहीं है, लेकिन बुद्धि की अवस्था या स्थिति है, जैसे अपमानता, गंवारपन, संरक्षकता, अक्खड़पन, घृणा, विमुखता, विद्वेषता और संदेह। इस प्रकार से जो है इन्होंने तनाव की व्याख्या की है। दूसरा बिंदु है समाज और सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव की परिभाषा देने से पहले इन्होंने कुछ परिभाषाओं को जो है उद्धृत किया है। L.T. हाबाउस ने समाज को सामाजिक संबंधों का ऊतक बताया है। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। घुरे ने समाज को समूहों और उन समूहों के सदस्यों को एकीकृत रूप में बताया है। सभी मानव समाजों में व्यक्ति और समूह प्रमुख हैं। पार्क और बर्गेस ने 2 प्रकार के समूह बताए हैं, संघर्ष समूह और व्यवस्थापन समूह। घुरे लिखते हैं कि जापान के समाजशास्त्रियों आदि ने अपने समाज में भी विशिष्ट तनाव के समूह बताए हैं। पहला है पारिवारिक जीवन में तनाव, दूसरा है समुदायों में तनाव, तीसरा उन्होंने बताया है साहित्य संघों में तनाव, चौथा है ईटा बहिष्कृत जाति की समस्या के इर्द गिर्द तनाव, पांचवा है प्रजातीय तनाव, छठवां है धार्मिक जीवन में तनाव, सातवां है आर्थिक जीवन में तनाव, नौवां है वैचारिक तनाव और इसके बाद लास्ट उन्होंने बताया है युवा लोगों में तनाव। तो इसके बाद अब समाज और सामाजिक तनाव के बाद नेक्स्ट बिंदु आता है संघर्ष का। घुरे ने संघर्ष की अवधारणा के इतिहास में जो है स्पष्ट किया है
की अवधारणा तनाव की तरह व्यक्तिगत, अंतर्व्यक्तिगत और अंतर समूह घटना है। अब मॉर्गेनथ्यू कहते हैं संघर्ष के आधार पे कि राजनीतिक दल, धार्मिक और प्रजातीय समूह, क्षेत्र तथा बस्तियाँ अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों में पारस्परिक लेन देन एवं संघर्ष करती रहती हैं। माल्थस और चार्ल्स डार्विन ने भी अस्तित्व के लिए व्यक्ति और समूहों में संघर्ष की चर्चा की है। अब इसके बाद जो है सिमेल ने संघर्ष के 4 प्रकार बताए हैं: युद्ध, वैर एवं झगड़े, मुकदमेबाजी, बहस या परिचर्चा। अब इसके बाद E.A. रॉस जो हैं समाजशास्त्री, उन्होंने भी अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी में संघर्ष जो है उसमें 7 पक्ष लिखे हैं। वो कहते हैं कि युगों का संघर्ष, या इसको युग संघर्ष भी उन्होंने कहा है। दूसरा बताया है प्रजाति संघर्ष। तीसरा कस्बा देश या समुदाय या संघर्ष। चौथा बताया है अंतर्जातीय संघर्ष। 5वां बिंदु बताया है उन्होंने प्रौद्योगिक संघर्ष। इसके बाद 6ठा बिंदु स्पष्ट किया है कि धार्मिक संघर्ष। और 7वां है पढ़े लिखे और अनविज्ञों में संघर्ष। तो मैकाइवर मात्र 2 सामाजिक प्रक्रियाएं बताते हैं। उनके अनुसार सहयोग और संघर्ष, जो आप लोग BA की समाजशास्त्र में भी पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं कि समाज सहयोग है जो संघर्ष में रेखित होता है। तो घूरे के अनुसार जो है P.V. यंग ने सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष के 8 प्रकार बताए हैं। तो G.S. घूरे बताते हैं उनका प्रथम बिंदु है प्रौद्योगिक, दूसरा है प्रजातीय, तीसरा बिंदु है धार्मिक और चौथा है राजनीतिक, 5वां अंतर समुदाय एवं अंतः समुदाय, 6वां है अंतर्वर्ग और अंतःवर्ग और 7वां है लिंग एवं आयु संघर्ष और 8वां बिंदु उन्होंने बताया है बौद्धिक या आचार सिद्धांतों का संघर्ष। इस प्रकार से जो है संघर्ष का अर्थ है मतभेद। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने जो है संघर्ष की अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। रेमंड एरन भी जो है संघर्ष की परिभाषा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि संघर्ष 2 समूहों और व्यक्तियों में निश्चित सीमित वस्तु को प्राप्त करने या पारस्परिक असंगत मूल्यों को पाने के लिए विरोध या द्वंद्व होता है। इसके बाद किंग्स डेविस हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण प्रकारों में संघर्ष को प्रथम स्थान पर रखा और उन्होंने संघर्ष के जो है 2 पॉइंट बताए हैं। प्रथम है आंशिक संघर्ष और दूसरा बताया उन्होंने पूर्ण संघर्ष। एक समाजशास्त्री हैं फॉलेट, उन्होंने भी संघर्ष और मतभेद को हल करने के लिए 3 प्रमुख तरीके बताए हैं। प्रथम है प्रभुत्व, दूसरा है समझौता और तीसरा बिंदु बताया उन्होंने एकीकरण। अब जो है इस प्रकार से एकीकरण व्यक्ति और सामाजिक समूहों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब जो चौथा बिंदु उन्होंने स्पष्ट किया है उसके अंतर्गत उन्होंने एकीकरण बताया। तो घूरे का स्वभाव रहा है कि अवधारणा की विवेचना में उन्होंने सर्वप्रथम उसके इतिहास पर अवश्य मतलब व्याख्या की है। तो एकीकरण के इतिहास को उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि फॉस्लेट ने एकीकरण की अवधारणा का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान में 1921 में और 1927 में किया था। तो 1931 में मैकाइवर ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में फॉलेट एकीकरण की अवधारणा को प्राथमिक समूह के सिद्धांत में समूह प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। बाद में सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की विवेचना में मैकाइवर ने हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकास से संबंधित एकीकरण के विचारों का भी उपयोग किया। और इसके बाद जो है बर्नर एस लैंडेकर जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा न देकर इसके 4 प्रकार ही बताए हैं। तो एकीकरण के जो प्रकार हैं वो बर्नर के अनुसार निम्न है। प्रथम है सांस्कृतिक, दूसरा है मानकीय, तीसरा है संप्रेषण परक और चौथा है प्रकार्यात्मक। इस प्रकार से एकीकरण के उन्होंने प्रकार दिए हैं। और इसके बाद जो है 5वां बिंदु उन्होंने बताया सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक का। घूरे ने अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक तनाव की विस्तृत विवेचना की है। वो कहते हैं कि एक भाषा को बोलने वाले अल्पसंख्यक पूरे भारत में बसे हुए हैं।
वे अपनी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक भी धर्मावलंबी पूरे देश में फैले हुए हैं। उनमें धर्म के आधार पर अन्य धर्मावलंबियों के साथ में धार्मिक तनाव या सांप्रदायिक झगड़े देखे जा सकते हैं। घुरिये ने सामाजिक तनाव के तीसरे रूप अल्पसंख्यक में प्रांतीयता के आधार पर संघर्ष की विवेचना की थी। उन्होंने ये पुस्तक 1968 में लिखी थी। उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में 12 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। भाषा के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। अब इसके बाद अल्पसंख्यकों के प्रमुख अधिकारों का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक जो थे उनके अधिकार क्या क्या थे। वो लिखते हैं कि राष्ट्रसंघ केवल प्रजातीय, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों का मानता है। इसमें कहीं पर भी राष्ट्रीय या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं मिलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है राष्ट्रीयता का। तो एक व्यक्ति का निश्चित सीमा में आदतन आवास है या वह आदतन आवास करने वाले की संतान है तो उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है जिसकी सीमा क्षेत्र में वह आता है। दूसरा बिंदु बताया है उन्होंने कि जीवन की स्वतंत्रता और पूजा की स्वतंत्रता उन सभी निवासियों का अधिकार है, चाहे उसकी प्रजाति, धर्म या विश्वास वहाँ की जनता की व्यवस्था या जनता के आचार से मेल नहीं खाते हों। तीसरा बिंदु उन्होंने बताया है कि कानून के सामने सभी समान हैं। प्रजाति, भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र या देश में नौकरियों, व्यवसायों या उद्योगों में भेदभाव नहीं बरता जाएगा। चौथा बिंदु उन्होंने बताया है जो अल्पसंख्यक राष्ट्र हैं उन्हें पूरा अधिकार है अपने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, पाठशालाओं और शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने, चंदा द्वारा चलने आदि का अधिकार। पांचवा बिंदु उन्होंने बताया है कि राज्य उन पर उनकी भाषा के उपयोग पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं करेगा। छठवां बिंदु उन्होंने बताया राष्ट्रीयता का कि राज्य उन्हें मौखिक या न्यायालय द्वारा उनकी भाषा के बोलने के लिए राजकीय भाषा के अतिरिक्त सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। सातवां बिंदु बताया राज्य उन्हें कस्बों और जिलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में उपयुक्त सुविधाएं भी प्रदान करेगा। आठवें बिंदु के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि राज्य उन्हें संपूर्ण बजट में से उनकी जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय सहायता देगा जिसे वे शिक्षा, धर्म और दान के उद्देश्यों के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट और नौवां बिंदु उन्होंने बताया कि अल्बानिया और यूनान में मुसलमानों के परिवार के कानून और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए राज्य कदम उठाएगा, वहाँ के मुसलमानों की परंपराओं के अनुसार व्यवस्था करेगा। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीयता के बाद उन्होंने नेक्स्ट बिंदु दिया है कि सांस्कृतिक बहुवाद और बहुसमाज क्या है। तो जीएस घुरिये वो सांस्कृतिक बहुवाद और बहुसमाज समाज में विभिन्नता के पक्षों का तनाव के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। इससे संबंधित अध्ययनों ने उनके क्रमबद्ध रूप में उनको प्रस्तुत किया है। बहुसमाज के लिए विभिन्नता एक आवश्यक लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं है। सभी तथा अधिकतर राष्ट्र जिनमें भिन्नता वाली जनसंख्याएं होती हैं आवश्यक नहीं है कि वे बहुसमाज हों। उनकी प्रमुख जनसंख्याओं के समूहों में जाति, भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र तथा संस्कृति में अवश्य भिन्नता होनी चाहिए। एक बहुसमाज तभी बनता है जब समाज में एक छोटा प्रमुख समूह होता है जिसके पास समाज के अन्य सांस्कृतिक समूहों पर शक्ति एवं नियंत्रण रहता है। इसलिए बहुसमाज, बहुसंस्कृति, बहुजनसंख्या, बहुआर्थिकी आदि में तनाव की समस्याएं विद्यमान होती हैं। तो घुरिये उनके योगदान और चिंतन ने भारतीय समाजशास्त्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।